6 अप्रैल रविवार को रामनवमी का पर्व और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में भारी संख्या में कई तरह के पुलिस सुरक्षा बलों के जवान शामिल हुए। कई सड़क और चौक चौराहों से होकर यह फ्लैग मार्च निकला। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के द्वारा रामनवमी पर्व के अवसर पर निगरानी की जा रही है ताकि कहीं से भी रामनवमी पर्व और चैती दुर्गा पूजा के क्रम में कोई दिक्कत न हो सके और शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न किया जाए। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की काफी बारीकियों से नजर रखी जा रही है। अगर कहीं से भी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अफवाह फैलाते हुए गड़बड़ी करते हुए नजर आता है तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। रामनवमी जुलूस के साथ क्यूआरटी पुलिस वाहन भी लगातार कैंप करेगी और 2 चक्के मोटरसाइकिल पर भी पुलिस सुरक्षा बलों के जवान भी लगातार गश्ती करते रहेंगे। विभिन्न इलाकों में निकाले गए फ्लैग मार्च के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को रामनवमी का पर्व है, उसी की तैयारी है और हम लोगों का ज्वाइंट ऑर्डर भी निकल चुका है और पीस कमेटी की मीटिंग जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक पर हो चुकी है। उन्होंने कहा फ्लैग मार्च कर रहे हैं 7 सेक्टर पदाधिकारी और अलग अलग क्षेत्र के लिए मजिस्ट्रेट को भी बहाल किया गया है। एसएसपी ने कहा कि अगर कोई अफवाह फैलाता है या आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यालय से आदेश मिला हुआ है कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों और जिला वासियों से दरभंगा के एसएसपी ने अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग शांतिपूर्ण त्योहार मनाएं। दरभंगा जिला प्रशासन ने रामनवमी की तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। इसी कड़ी में लहरियासराय से एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस संबंध में दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने और क्या कुछ कहा, हम आपको तमाम बातों को सुना रहे हैं। रामनवमी पर्व जो अभी है 6 तारीख को उसी की तैयारी चल रहा है और ज्वाइंट ऑर्डर हमारा निकल चुका है। पीस कमेटी मीटिंग जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक हो चुका है और मोहल्ला पीस कमेटी मीटिंग भी हो चुका है और आज हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जो जुलूस निकलेगा उसका हर जुलूस के साथ एक वीडियोग्राफर को रखने के लिए हमने निर्देश दे दिया है। सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, ड्रोन्स यूज़ करेंगे हम लोग और जो 126 में बर्न लगभग 6000 लोगों के बर्न कर चुके हैं हम लोग और बाइक पार्टी यूज़ करेंगे। 15 बाइक पार्टी है हम लोग, बाइक पार्टी क्यूआरटी के बनाया गया है। उसको बाइक पार्टी के अलावा 7 सेक्टर पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को दिया गया है जो एरिया बांट दिया गया वो गश्ती करते रहेंगे। उसके अलावा हम लोग 5 क्यूआरटी बनाए हैं और उसके अलावा एक आईजी रिजर्व है जो दंगा पार्टी है वो भी हमारे बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट के साथ टीयर गैस पार्टी के साथ रहेगा जो दंगा पार्टी है। तैयारी हम लोग का पूरी है और हम लोग सोशल मीडिया पे भी नज़र बनाए रखे हुए हैं। अगर कुछ इस टाइप का अफवाह फैलाया जाता है, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाता है उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। और डीजे पर तो पूर्णतः प्रतिबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बार बार गाइडलाइंस मिलता है और ऑर्डर भी आदेश भी पारित होता है और हमारा मुख्यालय से भी आदेश मिला हुआ कि डीजे में पूर्णतः प्रतिबंध है। हम लोग भी जो पूजा समिति के बाहर जो मेंबर्स है सदस्य उनके साथ बैठ करके सभी को बता दिया गया है कि गाइडलाइंस के बारे में डूज एंड डोंट्स क्या करना क्या नहीं करना उनको भी समझा दिया गया है और टोटल तैयारी है। हम लोग अभी फ्लैग मार्च निकल रहे हैं शहर में और अपील करते हैं पूजा समिति के से और शांति समिति सदस्य से और जिला वासियों से कि शांतिपूर्वक पर्व मनाएं और पुलिस से सहयोग करें। अगर कुछ भी आपत्तिजनक कुछ ऐसा पाया जाता है, कुछ सूचना मिलता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए ताकि हम लोग तुरंत उसको कार्रवाई करें। सर देखा जा रहा है कि एक कोड टाइप का 1 2 3 नंबरिंग जो पूजा समिति को दिया जा रहा है उससे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। पुलिस को भी पता चलेगा कि कौन सा थाना का जुलूस है, किस रूट से गुजरेगा, क्योंकि कभी कभार होता है कि एक थाना का जुलूस दूसरा थाना में गुजरेगा तो पता नहीं चलता है कि कौन थाना का जुलूस कहाँ जा रहा है। नंबरिंग सिस्टम से उसमें लिखा रहेगा, थाना का भी नाम लिखा रहेगा, ये पता चलेगा कि थाना का जुलूस और नंबर कौन सा है। कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। एसएसपी पहले हर बार हम लोग जो डीएम सर का जो कार्यालय होता था वहाँ होता था, इस बार हम लोग उसको चेंज किए। सीनियर एसपी ऑफिस में एक कंट्रोल रूम है जो वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ मैजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे और वहाँ डायल 112 का भी कंट्रोल है। सोशल मीडिया का भी मॉनिटरिंग वहीं से होता है, इसलिए हम लोग उसको शिफ्ट कर दिए।
जी जी तो एक तरफ दे Hey. जी जी तो एक तरफ दे Hey. भटवन और मधुबन आगजनी पीड़ित परिवार को अंचलाधिकारी के द्वारा चेक प्रदान किया गया। समाजसेवी त्रिवन कुमार ने कहा कि घटना काफी दुखद रही। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन, अनुमंडल पदाधिकारी उमेश भारती और अंचल अधिकारी राकेश कुमार यादव के तात्पर्य पर आज सभी पीड़ित को चेक उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं विनोद कुमार यादव ने कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र वासियों, जिला वासियों से अपील है, समय से खाना बनाएं, आग को अपने हवाले से बचाएं। सभी अग्नि पीड़ित को अंचल अधिकारी राकेश कुमार, स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी, समाजसेवी त्रिवन कुमार, समाजसेवी आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार यादव, सुशील कुमार यादव, छात्र नेता दिलखुश कुमार, स्थानीय मुखिया विनाश आजाद राजकिशोर, मुखिया सुमन कुमार, मनीष कुमार ने पीड़ितों को अपने हाथों से चेक दिया। नमस्कार साथी, अभी हम लोग कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड अंतर्गत दिनवो पंचायत और बड़गांव पंचायत के भटवन गांव में कल देर रात आग लगी थी। उस पीड़ित परिवार को लगातार कल से हम लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कल दरभंगा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और अंचलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में पीड़ित परिवार के हाल समाचार जाने और सभी पीड़ित परिवार को क्लॉथिंग शीट, सूखा राहत और लगातार किचन सेट का व्यवस्था कराया गया। उसी आलोक में आज अंचल अधिकारी महोदय सभी पीड़ित परिवार को चेक प्रदान किए हैं। इस पर हम और विनोद जी से कहना चाहते हैं, चेक समय से मिल गया है, उसको नीति बता दीजिए। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि इस रात में जब से घटना की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, उसके बाद एसएसपी और डीएम सर को सूचना हम लोगों के द्वारा दिया गया। तो डीएम साहब की तत्परता ही समझिए कि एक दिन के अंदर में ही किचन सेट की व्यवस्था हो पाई और किचन सेट की व्यवस्था के होने के बाद हम लोग कल ही प्रयास किए कि चेक सभी लोग को उपलब्ध हो जाए, लेकिन चूंकि शाम हो गई और 5 बजे के बाद बैंक के कारण कल चेक नहीं मिल पाई और आज सभी लोगों को चेक उपलब्ध करा दिया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि किसी भी समाज सेवा में हम लोग ये ऐसा एक इंसिडेंस रहा है जिसमें 12 घंटा प्लस हम लोग घटना स्थल पर सभी हमारे टीम के लोग मौजूद रहे और लगातार बिना खाए पिए काम कहा। और भी अलग बातें हैं, लेकिन ये एक ही शब्द कहेंगे, सुकून और कुछ नहीं। थैंक यू।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सीएम लॉ कॉलेज में सेशन में नामांकन लेने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कुल 60 सीट होगी। उन्होंने बताया, काफी प्रयास के बाद यह सफलता मिली है। विश्वविद्यालय और सीएम लॉ महाविद्यालय के लिए बहुत ही खुशी का पल है। उन्होंने कहा, मैं बड़े ही हर्ष के साथ यह कहना चाहता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहली बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को सीएम लॉ कॉलेज में फिर से नामांकन लेने की अनुमति प्रदान की है और सीएम लॉ कॉलेज को पुनर्जीवित किया है। वहीं उन्होंने बताया, पहले सेशन के शुरू हो जाने से यहां के स्थानीय विद्यार्थियों और गरीब परिवार से आने वाले उन विद्यार्थियों जो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा सीएम लॉ कॉलेज से लॉ कोर्स करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत दिनों बाद फिर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिससे स्थानीय छात्रों को काफी फायदा मिलेगा। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पहली बार इस बार 60 सीटों पर नामांकन लेने की अनुमति मिली है। हम लोगों की कोशिश होगी, अपने शिक्षकों को बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है तो आगे और अधिक सीटों पर नामांकन लेने की अनुमति मिल सकती है। उन्होंने कहा, जिस तरह से भागलपुर और पटना लॉ कॉलेज में 9 या 13 है तो 60 से अधिक सीटों पर नामांकन लिया जा सकेगा। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने बताया कि जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया विज्ञापन के माध्यम से इसकी सूचना निकाली जाएगी और नामांकन शुरू किया जाएगा। बड़े हर्ष के साथ ये कहना मैं चाहता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिर से हमारे लॉ कॉलेज को पुनर्जीवित किया और इस सेशन में जो करंट सेशन है, इसमें हमारे गरीब विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि बाहर में जाके लॉ कर सकें, मिथिला विश्वविद्यालय से लॉ करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी। क्या इसमें आदेश क्या है? बंद था बहुत दिनों से, तो कैसे कर पाए आप? इसका ब्रीफ डिटेल्स मैंने अभी दिया, आपको मैंने बता दिया। 60 सीटों पर पहली बार हम लोग को इस बार मिला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना सैंक्शन पद टीचर्स का बढ़ाएं, जिस तरह से भागलपुर लॉ कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज में है 9 या 13, वो सैंक्शन पद मिलने के बाद सीटों की संख्या के बारे में हम लोग बढ़ने के लिए अपना प्लान भेजेंगे। सर, आप कई बातों की चर्चा की है लॉ कॉलेज को लेकर के, कई अड़चनें थी और उस कुछ अड़चनों को मैंने दूर किया, लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं। इस संबंध में क्या कहना है आपका? समस्याएं जीवन का एक अंग होती है और बिना समस्या का समाधान करने में मजा भी नहीं आता है। तो मैं ये सोचता हूं कि मैं पिछले 15 महीने से यही प्रयास में हूं कि कार्य प्रणाली अपडेट हो, लोगों के बीच में मतांतर होना चाहिए, लेकिन संस्था के विकास के लिए मतांतर होना चाहिए। और ऐसा मूवमेंट में अगर ऐसा पाया जाएगा कि जो नेगेटिविटी है, तो स्टैट्यूट के तहत जो भी अधिकतम पनिशमेंट होगा वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दिया जाएगा। आपने एक शिक्षक की चर्चा की है कि बिना कहे हुए उसे तिथि दे दिया, इंस्पेक्शन की टीम भी आ गई और आनंद फानंद विश्वविद्यालय के द्वारा उसका इंस्पेक्शन भी करा गया और उस आपको समय क्या कहेंगे, कौन लोग हैं और क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा। रिपोर्ट सबमिट हुई है जैसा मुझे जानकारी मिली और रजिस्ट्रार के स्तर पर वो रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है। आ जाता है तब हम लोग मैक्सिमम जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसमें वो जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी के मीटिंग के बाद ही वो वही कमेटी सक्षम प्राधिकार है किसी तरह का निर्णय लेगी। नामांकन कब तक से प्रारंभ हो जाएगा? इसी सेशन में। कोई तिथि निर्धारित अभी तक हुई है सर? जून से निकाल देंगे, विज्ञापन सब निकल जाएगा। हम तो कुलपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। इनके जो अथक प्रयास से और जिस तरीके से ये हमेशा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त कराते रहे, उसी का फलाफल है कि आज हमने एक सेक्शन लेने में भी बहुत ही मैंने इनके ही कारण ये एक सेक्शन भी मिला है। बीसीआई ने कहा है कि आप इसको स्टार्ट कीजिए और कुछ उन्होंने
निर्देश दिया है। अभी भी इन्होंने इंजीनियर को भी कहा है कि क्या दिक्कत है तुरंत कीजिए। तो जैसे ही ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, अन्य सेक्शन के लिए पुनः हम बीसीआई के पास जाएंगे और मुझे विश्वास है कि बीसीआई संपूर्ण रूप से पूर्णतः इस विद्यालय में 3 सेक्शन और देने का काम करेगा। इससे पहले कितने सीट होती थी? पहले जो अलॉटेड सीट था उससे 180, लेकिन यहाँ जो है सो गलत ढंग से 5500 एडमिशन लिया जाता था, इसी के लिए डूबा था। तो इसी कारण ये बात जो सामने आई, लेकिन हम लोगों ने जो सच्चाई है उसी के ऊपर फोकस किया और उससे इतर कोई काम नहीं किया। इसलिए अभी 1 सेक्शन मिला है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें ये है, तो हम फॉर्मुलेट किए हुए हैं। हम लगता है कि 20 दिन 25 दिन में हम उसको भी पूरा कर लेंगे, फिर बीसीआई के पास जाएंगे कि सेक्शन हमको दे दीजिए। वहाँ भी घूम लीजिएगा। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा दरभंगा के तत्वाधान में मब्बी दरभंगा स्थित मिथिलांचल ITI दरभंगा के प्रांगण में शनिवार को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा दरभंगा के जिला अध्यक्ष राम उद्गार कुशवाहा की अध्यक्षता में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्टेट नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह और DMCH के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर SD सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रधान सचिव और मिथिलांचल ITI मब्बी दरभंगा के निदेशक आशीष कुमार कुशवाहा, अमित कुमार कुशवाहा, उपाध्यक्ष यदुवीर कुशवाहा, सचिव संजय कुमार कुशवाहा, कोषाध्यक्ष राम भरोस कुशवाहा, महासचिव मिश्रीलाल कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा, पूर्व विकास आयुक्त दरभंगा डॉक्टर कारी महतो, अधिवक्ता कृष्णदेव महतो सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंच संचालन अमित कुमार ने किया। इस मौके पर वहीं विशिष्ट अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि सम्राट अशोक के पद चिन्ह पर चलकर हमें अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य को जीवन में अपना कर हम विश्व शांति का संदेश पूरे विश्व को देना चाहिए। महासभा की दरभंगा इकाई के द्वारा सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन यहाँ हो रहा है मिथिलांचल ITI के परिसर में। यह बहुत ही खुशी की बात है। सम्राट अशोक राष्ट्रीय प्रतीक है, भारतीय अस्मिता के रूप में इनकी पहचान है पूरे विश्व में। हम सभी जानते हैं कि अशोक स्तंभ हो या चक्र हो, जो राष्ट्रीय भारत का प्रतीक है, यह इन्हीं की देन है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जो संपूर्ण भारत का एक छत्र शासक हुआ करते थे, यह हम सबों को गर्व है कि हम सभी कुशवाहा समाज उस वंश के हैं, उसके वंशज हैं। यह सांस्कृतिक जागरण का भी अवसर है, सामाजिक जागृति का भी अवसर है। ऐसे मौके पर हम सभी समाज के लोग एकजुट होकर उनको याद करते हुए उनके शौर्य को, उनकी एकता को, उनकी भावना को अंगीकार करें, ताकि अपना विकास हो, अपने समाज का विकास हो और इसकी कड़ी में राष्ट्र का विकास हो। इस तरह के आयोजन का मुख्य ध्येय वही होता है। इस समारोह को लेकर कुशवाहा समाज के उत्थान को लेकर नहीं, मैं तो यह कहा ना, एक इकाई है कुशवाहा समाज। यदि अपने को बदलो औरों से पहले, यदि एक समाज में कुशवाहा समाज का भी तरक्की हो जाता है, सर्वतोभावे सर्वांगीण विकास हो जाता है, तो वह सामाजिक विकास ही कहलाएगा। वर्तमान युवा पीढ़ी विश्व के 5 महानों में से एक महान है। सम्राट अशोक के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। त्रेता काल में जो भारत था, उसके बाद महाभारत काल में जो भारत की सीमाएं थी, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं, वह अगर बाद में कभी हुआ है तो सम्राट अशोक के समय ही वह अखंड भारत था हमारा। यह भारत जिसमें अफगानिस्तान में हमारे सब भारत का अंग था। भारत का जो ज्ञान परंपरा है
भारत की जो संस्कृति रही है वह सारे समस्याओं का समाधान है, यहाँ का जो विचार है। और सम्राट अशोक जी बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, जो हमारे सनातन धर्म का ही एक अंग हम लोग उसे मानते हैं, जो विश्व शांति का संदेश दिए थे। आज का जो समय है, आप देख रहे हैं कि समय में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण की समस्या है, परिवार टूट रहा है, हमारा भारत भी उस समय का अखंड भारत के रूप में नहीं है। तो इस सब के लिए हम इस सभा के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे जवानों को, युवाओं को, समाज के लोगों को, कि आप अपने इतिहास को समझें, आप अपने पूर्वजों को देखें। आप राम के वंशज हैं, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, और उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया, विश्व के लिए अपना जीवन दिया, ये मैं कहना चाहूँगा। तो आज इस सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नागरिकों को, कि हम इस भारत को पुनः अखंड बनाएं। भारत की जो धार्मिक चेतना है, भारत का जो वैचारिक चेतना है, भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, उसे हम जागृत करें और विश्व को पुनः हम शांति का संदेश दें। जो अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध बहुत दिनों से हो रहा है, कभी कभी बातें ऐसे होती है कहीं विश्व युद्ध की ओर न चला जाए। दरभंगा से इस वक्त की काफी दुखद खबर सामने आई है। स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय लड़की की कार दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार में मातम का माहौल है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा स्कूल जा रही 13 साल की बच्ची को अज्ञात कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की बचपन से ही अपनी नानी के गांव में रह रही थी, वहीं पढ़ाई कर रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने बहेड़ी लहरियासराय पथ को जाम कर दिया। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्ची की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। परिजनों को शीघ्र मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश की। बच्ची की मौत से घर में कोहराम मचा है। परिजन का रो होकर बुरा हाल है। 13 वर्षीय प्रीति नाम की लड़की अपनी नानी के घर टीकापट्टी बहेड़ी थाना दरभंगा में रहा करती थी। जन्म से ही यह लड़की अपनी नानी के घर में रहा करती थी और अज्ञात कार से ठोकर मारे जाने पर लड़की की मौत हो गई। तमाम घटना पर हमने पुलिस पदाधिकारी और अन्य स्थानीय लोगों से बात की। क्या कुछ बताया उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। सर, ये घटना जो हुआ है अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को सूचना मिला कि ग्राम संखेरा कमलपुर में एक 13 वर्ष की लड़की की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जब यहाँ पहुँचे तो देखे कि प्रीति कुमारी उम्र 13 वर्ष, पिता अमर सदा, साकिम टीकापट्टी, पोस्ट कपशाही, थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा, जो अपनी नानी घर में रहती थी। जन्म से ही जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अज्ञात कार द्वारा ठोकर लगने से मृत्यु होने की बात बताई गई है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। कौन गांव है सर ये? संखेरा टीकापट्टी, संखेरा कमलपुर। लड़की के पिता का नाम क्या था? अमर सदा। लड़की का प्रीति कुमारी। थैंक यू सर। तो क्या हुआ यहाँ पे? बच्चा स्कूल जा रहा था, इसी अवस्था में बहेड़ी से और दरभंगा जाने वाली एक कार ने रेंगते हुए चला गया। घटना कहाँ पे हुआ है जी? घटना कहाँ पे हुआ है? घटना इस सनखेरा कमलपुर के बीच में। बच्चा कहाँ का था? बच्चा यहाँ के नतनी है। आज का घर हुआ बहादुरपुर प्रखंड में। यहीं पे 10 साल से बच्चा यहीं पे जन्म भी हुआ। इसका माँ बाप का यही जगह रहता है। बच्चा का उम्र और नाम क्या है? बच्चा का उम्र हो गया 8 साल। हाँ। बच्चा का नाम हो गया प्रीति जी। तो जो कार से कुचला है कि रिक्शा से? जी नहीं, कार से जी। कौन देखा ये बात? ये यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग देखे हैं। देखा है। बोला है। किस तरह का कार था? कार था डार्क ब्लू। जी। कार कौन सा था, मतलब किस टाइप का कार था? बड़ा, लंबा, चौड़ा, छोटा, क्या? लंबा था। लंबा कार था। लंबा जो बच्चा फॉक्स भी लगा हुआ था। फॉक्स लगा हुआ था। जी 3 फॉक्स लाइट लगा हुआ था। तो बच्चा कहीं जा रहा था, क्रॉस कर रहा था क्या?
बीच रास्ते की क्रॉस कर रहा था? नहीं, साइड में था बच्चे, बच्चे को साइड में था, दाएं और शहर में नहीं होती है। तो अभी क्या सड़क जाम कर दिया है क्या? जी, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग गरीब के लिए उचित जो है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, यही हम लोग मांग है। तो कौन घेरा है? परिवार के लोग? जी, इनका परिवार के लोग है, इनका परिवार के सदस्य लोग, यहाँ मोहल्ला वासी सब। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर जोरजा। आपका नाम क्या हुआ? हरी सिंह। इसके पिता का नाम क्या है? लड़की के पिता का? लड़का अच्छा, उसका अमर सदा। अमर सदा। जी। थाना कौन सा है? ये बहेरी थाना है। आगे है थाना? जी, थाना प्रभारी आगे हैं। खेत से लौट रहे मजदूर को पीट कर घायल कर दिया। डीएमसीएच में इसका इलाज चल रहा है। फेकला थाना अंतर्गत चक्का पिरडी निवासी बिच्छी पासवान, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे वह अपने मालिक का खेत देखकर आ रहे थे। उसी समय गंगा भट्ट के पास कुछ लोग उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट करने लगे और उन्हें घायल कर दिया और जाति सूचक शब्द कहते हुए भद्दी भद्दी गालियां भी दी। इसके बाद कुछ ग्रामीणों के सहयोग से विरांची पासवान को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। हम आपको सुना रहे हैं कि क्या कुछ पूरी घटना घटी। कि गेहूं के खेत में से आ रहे थे, घूम करके देख करके जब आने वक्त में जब भट्ठा को नजदीक खेत में से आए, तब जा करके जैसे दोनों भाई हेमंत जगत लाल दोनों आदमी या 10-12 आदमी जो है से और था, 10-12 आदमी में हम उसको से पहचान नहीं पाए। सभी आदमी मिल करके गाड़ा में तोहनी लगा करके हमको घिसेटना शुरू कर दिया। जा करके बोलता है कि सभी को खबर पहुंचाता है कि जैसे भट्ठा मालिक को जो है सो पता लगा करके बोलता है। हम तो कुछ नहीं बोले, घसेट करके मादर से दूधा को मार करके फेंक दो, भट्ठे के चिलमिले में फेंक देते हैं। फिर जाकर चिल्लाए तो हमारे साथ में एक आदमी जो है मशीन वाले आ गए। तो मशीन वाले आए तो वो उनको उठा करके जब वो गेहूँ सब काट रहा था वहाँ पर जानी जाए तो बहुत दूर के सभी बगल का कमलपुरार का तो सब देखा, हल्ला किया। तब ये लोग जो है सो अपना भागा। 4-4:15 बजे का शाम के समय था। आखिर आप पर मारपीट क्यों किया? क्या कारण है मारपीट? हमारा इसमें कोई पता नहीं, हमको हंसाते क्यों इसे किया ये। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में जा करके जो है से हमको घसीटना जो है से घसीट करके ले जा रहा था भट्ठे तरफ। तब जाकर ले जा रहा था? हेमंत और जगत लाल। कहाँ ले जा रहा था? भट्ठा तरफ, भट्टे चिलमिल तरफ। फिर जा करके जो है से हल्ला हुआ, हम हल्ला किए, गिरियाए, रोना शुरू किए। तब जा करके जो है से यही मशीन वाले पहुंच गए बेचारा। तो जा करके जो है से हमको वहाँ पर से उठा करके हमको जो है से डीएमसी में ले गया। हमारा ग्रामीण सबको जो है मालूम हुआ, जब मेरा मालिक को भी मालूम हुआ तब जा करके जो है से वो अपना सब उठा करके हमको लेकर डीएमसी में भर्ती करा। अपना जो बयान था तो हम अपना प्रशासन के सामने में जो है सो हम अपना बयान हम अपना जो है से दे चुके हैं। आपके साथ मारपीट हुआ था, क्या पुलिस आई थी या आप कहाँ बयान दिए हैं? थाने पर जाकर। कौन सी थाना पर बयान दिए हैं? मेडिकल वाला में जो है सामने जो है